पेमेंट, सभी को पता है पहले पेमेंट कैसे रिसीव करते थे हम, कैश में रिसीव करते थे, है ना। और इससे पहले क्या था, बार्टर सिस्टम था, कैश तो मनी तो थी नहीं कि गेहूं के बदले गेहूं के बदले चावल ले लो, जिसके पास चावल है चावल के बदले आप गेहूं ले लो, ये बार्टर सिस्टम था। फिर आया कैश सिस्टम, अब आ गया ऑनलाइन, जिसके अंदर पेटीएम है, गूगल पे है ना, यूपीआई है, ठीक है, भीम ऐप है। ये सभी क्या हो रहा है, टेक्नोलॉजी इतनी चेंज हो रही है, सर्विस देने का तरीका चेंज हो रहा है। अब जहां पर इजीली अवेलेबल हो जाता है रॉ मटेरियल, ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा नहीं होता, ट्रांसपोर्टेशन में किसी भी तरह की प्रॉब्लम नहीं होती, तो आप क्या करोगे, जहां रॉ मटेरियल आसानी से मिल रहा है वहीं पे अपनी इंडस्ट्री सेटअप करोगे। यस या नो? यस मैम करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, मैक्रो इकोनॉमिक के पॉइंट पे आ चुके थे। इससे पहले मैंने आपको दोनों पॉइंट समझा दिए, इंटरनल इन्वायरमेंट का पॉइंट भी, और जो माइक्रो इन्वायरमेंट के जो कंपोनेंट थे जिसके अंदर हमने कंपटीटर को पढ़ा था, ठीक है, हमने पब्लिक को डिस्कस किया था, हमने अपने मार्केट इंटरमीडिएटरीज को डिस्कस किया था, कस्टमर को डिस्कस किया था, और साथ ही साथ हमारे जो सप्लायर हैं इन सबको हमने वन बाय वन डिस्कस किया था माइक्रो इन्वायरमेंट में। और साथ ही साथ जो कंपोनेंट है इन्वायरमेंट के वो जो इंटरनल है, इन सभी पॉइंट्स को हमने वन बाय वन डिस्कस किया था। सो आगे बढ़ते हैं हमारे मैक्रो इन्वायरमेंट के कंपोनेंट्स के अंदर। जो मैक्रो इन्वायरमेंट होता है, देखो बेटा हमने ये इतना ग्राफ पे पहुँच चुके थे, राइट, तो अब हमने ये भी कवर कर लिया है, ये वाला पॉइंट, ये जो माइक्रो का पॉइंट है ये कवर हो चुका है। अब हम बात कर रहे हैं ये वाले पॉइंट पे जहाँ पर हमारे बिजनेस का कंट्रोल बिल्कुल भी, मतलब इसके ऊपर हम कंट्रोल नहीं कर सकते, ये आपके बियॉन्ड द कंट्रोल होते हैं, राइट। ये मैंने लिखा था यहाँ पे बियॉन्ड द कंट्रोल होता है, इसके ऊपर कंट्रोल बहुत मतलब रेयर चांस है कि आप इसको अडोप्ट कर पाएँ या फिर इसके अंदर चेंज हो रहा है तो आप इसको इजली से मतलब नेगलेक्ट कर पाएँ। कहने का मतलब कि हमारा इस वाले फैक्टर पर किसी भी तरह का कंट्रोल नहीं होता, ठीक है, हमारे कंट्रोल से बाहर की बात होती है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर गवर्नमेंट की पॉलिसी अगर एकदम से चेंज हो जाती है, डिमोनेटाइजेशन का एग्जाम्पल बेटर रहेगा कि अब जो हमारे भारत के अंदर 8 नवंबर 2016 को डिमोनेटाइजेशन हुआ था, डिमोनेटाइजेशन का सब बिजनेस के ऊपर बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ा था। तो वो कौन सा इफेक्ट है, मैक्रो इन्वायरमेंट का इफेक्ट, ठीक है। तो यही हम आज इसके अंदर पढ़ने वाले हैं, 6 से 7 पॉइंट है, इनको वन बाय वन डिस्कस इन डेप्थ में पढ़ेंगे। देखो माइक्रो इन्वायरमेंट कैसा इन्वायरमेंट होता है, अनकंट्रोलेबल इन्वायरमेंट होता है जिसके ऊपर आपको किसी भी तरह का कंट्रोल नहीं होता है। इन कंपैरिजन टू देयर इज अ माइक्रो फोर्सेस, माइक्रो फोर्सेस में कुछ एक हद तक आप कंट्रोल कर सकते थे। जैसे सप्लायर, अगर आप एक के ऊपर विश्वास करते तो आप मल्टीपल सप्लायर लेके आ सकते थे। कंज्यूमर को आप बिल्कुल अच्छे से स्टडी करने के लिए आप क्या करेंगे, रिसर्च कर सकते हैं, डेवलपमेंट कर सकते हैं, उनकी नीड के अकॉर्डिंग उनके सेगमेंट बना सकते हैं, राइट। तो मतलब आपके पास ऑप्शन था उस चीज़ को सुधारने के लिए, बट मैक्रो इन्वायरमेंट में किसी भी तरह से आप इसके ऊपर कंट्रोल नहीं कर सकते। दीज फैक्टर्स क्रिएट, ये जो फैक्टर है क्या क्या क्रिएट करते हैं, अपॉर्चुनिटी क्रिएट करते हैं, थ्रेट क्रिएट कर सकते हैं। अपॉर्चुनिटी किसके लिए होगी, जिसके लिए फेवरेबल होगी, राइट। जब डिमोनेटाइजेशन हुआ था इंडिया के अंदर, अभी किसके लिए फेवरेबल है, जिनके पास 500 और 1000 के नोट नहीं थे, है ना, जिनके पास थोड़ा कम थे तो उनके लिए फेवरेबल है। बट उनके लिए फेवरेबल नहीं है जिनके पास मतलब कि डीलिंग ही 500 और 1000 में हो रही है, उनके पास मतलब बहुत सारा पैसा हज़ारों करोड़ों में रखा है, तो उनके लिए थोड़ा सा दिक्कत हो जाएगी, है ना। तो ये ऐसी सिचुएशन होती है जिनके लिए किसी बिजनेस के लिए ये फेवरेबल होते हैं, किसी बिजनेस के लिए ये अनफेवरेबल होते हैं। फेवरेबल होंगे तो दैट मीन्स उसके लिए क्या क्रिएट करेंगे, अपॉर्चुनिटी क्रिएट करेंगे। अगर अनफेवरेबल है तो वहाँ पर थ्रेट क्रिएट होगा। इज इट क्लियर। एग्जाम्पल के तौर पर एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे कि पहले जो हेलमेट था ज़्यादा मैंडेटरी था, वो भी उस टाइम भी मैंडेटरी था, बट आज क्या है, पेनल्टी इतनी हाई कर दी गई है कि आपको हेलमेट पहन के ही अपने व्हीकल चलाना पड़ेगा। तो पेनल्टी हाई की है, जो आपके ऊपर पेनल्टी लग रही है वो बिल्कुल हाई कर दी। तो जो हेलमेट बनाने वाली कंपनी है उनके लिए तो फ़ायदा हो गया। क्यों, क्योंकि उस पेनल्टी की बजाय लोग क्या करेंगे, हेलमेट खरीदना शुरू कर देंगे। और हेलमेट जो मैन्युफैक्चर था हेलमेट बनाने वाला, उसका प्रोडक्शन क्या हो जाएगा, उसका प्रोडक्शन इंक्रीज हो जाएगा। और उसका प्रोडक्शन इंक्रीज होगा, उसके लिए तो क्या आ रही है, ये अपॉर्चुनिटी है। बट इन केस जैसे कि और केसेस के अंदर बात की जाए तो ये जो हेलमेट बनाने के तो एग्जाम्पल उसके लिए अपॉर्चुनिटी है, जो हेलमेट नहीं बनाता उनके लिए एक तरह से कंपटीशन क्रिएट हो रहा है, वो मार्केट में सर्वाइव नहीं कर पा रहे हैं, तो यहाँ पर ये इसका थ्रेट क्रिएट हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं एक पॉलिसी है
वो किसी के लिए पॉजिटिव पॉइंट हो सकता है, किसी के लिए वो नेगेटिव पॉइंट हो सकता है। इन्हीं के हम बारे में आज डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब इसके अंदर क्या है, क्या क्या इंक्लूड होते हैं मैक्रो इन्वायरमेंट के अंदर, आपके इकोनॉमिक फैक्टर होते हैं, डेमोग्राफिक फैक्टर होते हैं, नेचुरल फैक्टर्स होते हैं, टेक्नोलॉजी फैक्टर होते हैं, पॉलिटिकल कल्चर, सोशल कल्चर, ये सभी आपके इसके अंदर आते हैं, ठीक है। तो वन बाय वन डिस्कस करते हैं। देखो, इकोनॉमिक इन्वायरमेंट नाम से क्लियर हो रहा है, जो आपकी इकोनॉमिक अर्थव्यवस्था से बिलोंग करती है, राइट। इवन कई जगह आपकी इकोनॉमिक पॉलिसी कैसी होगी वो अलग मैटर करता है, किसी बिजनेस के लिए वो फेवरेबल है, किसी बिजनेस के लिए अनफेवरेबल है। एग्जाम्पल के तौर पर बात करते हैं, पहले देखो इसमें क्या लिखा हुआ है, इट कीप ऑन चेंजिंग विद द चेंज इन अ गवर्नमेंट पॉलिसी, चेंज इन द पॉलिटिकल सिचुएशंस, दैट्स व्हाई इट इज़ अ वेरी डायनामिक एंड अ वेरी कॉम्प्लेक्स इन नेचर। क्या कह रहा है कि पॉलिटिकल इन्वायरमेंट किसके ऊपर बेस है, आपकी गवर्नमेंट के ऊपर बेस है। जैसे ही गवर्नमेंट चेंज होती है वैसे ही आपकी पॉलिसी, पॉलिटिकल पार्टीज चेंज होती है, वैसे ही आपकी इकोनॉमिक सिचुएशन भी क्या है, सबकी चेंज हो जाती है ना। ये डायनामिक है क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा फ्लक्चुएट होती है, टाइम टू टाइम चेंज होती रहती है, तो इसको समझना एक थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स नेचर की बात हो जाती है। एग्जाम्पल के तौर पर गवर्नमेंट को क्या करनी है, इन्फ्लेशन या फिर डिफ्लेशन को मेंटेन करके रखना है, जिसको हम कहते हैं कि बूम और डिप्रेशन की सिचुएशन है। तो इसको कंट्रोल कैसे करेंगे, तो मनी मार्केट के सॉरी मॉनेटरी पॉलिसी, एक सेकेंड, मॉनेटरी पॉलिसी के ऊपर फोकस किया जाएगा अगर बूम एंड डिप्रेशन को मेंटेन करना है। मॉनेटरी पॉलिसी कौन हैंडल कर रहा है, आरबीआई। आरबीआई क्या करेगी, या तो इंटरेस्ट रेट क्या करेगी, हाई करेगी, मीन्स कि लोन के ऊपर जो आपका इंटरेस्ट है बहुत ज़्यादा चार्ज करने लग जाए। एक तो आपने 10 लाख का लोन लिया, ठीक है, और उस 10 लाख के ऊपर पहले तो क्या था, 7% इंटरेस्ट देना पड़ता था। देखा कि सिचुएशन मनी की सप्लाई बहुत ज़्यादा हो रही है, उसको कंट्रोल करना है, तो वो क्या करेगी, 10% इंटरेस्ट का लोन के ऊपर जो इंटरेस्ट है 10% कर देगी। क्या लोग लेंगे, बिल्कुल भी नहीं लेंगे, क्योंकि जितना ज़्यादा इंटरेस्ट होगा उतना ही लोगों का नुकसान होगा। तो इस तरीके से पॉलिसी बनाना जिससे कि मार्केट के अंदर, इन्वायरमेंट के अंदर आप मेंटेन कर सके, बैलेंस बना सके, ठीक है। तो ये गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंड करता है। तो इकोनॉमिक पॉलिसी के हमारे यहाँ पर 3 कंपोनेंट है, इकोनॉमिक सिस्टम आता है, इकोनॉमिक पॉलिसी आती है, एक इकोनॉमिक कंडीशन आती है। सबको वन बाय वन पढ़ेंगे। सबसे पहला क्या कहता है, इकोनॉमिक सिस्टम। इकोनॉमिक सिस्टम क्या है कि हमारी अपना जो कंट्री है किस तरीके से चल रहा है। 3 तरीके से होता है इकोनॉमिक सिस्टम हमारा, कैपिटलिज्म होता है, सोशलिज्म होता है, मिक्स्ड इकोनॉमिक होता है। कैपिटलिज्म का मतलब क्या होता है कि एक ही पर्सन के द्वारा, मतलब रेगुलेट किया जा रहा है, प्राइवेट सेक्टर के द्वारा पूरी की पूरी पावर क्या है, किसके पास होती है, प्राइवेट सेक्टर के द्वारा पास होती है। जैसे कि ये पॉलिसी यूएसए यूके के अंदर अप्लाई की जाती है, डोमिनेटेड बाय द प्राइवेट सेक्टर। बट कुछ एक ऐसा होता है कि जहाँ पर डोमिनेटेड कहाँ होते हैं, स्टेट गवर्नमेंट्स के पास होते हैं, स्टेट या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, ठीक है। तो ऐसी पॉलिसी को, ऐसी सिस्टम को क्या कहेंगे, सोशलिज्म सिस्टम कहेंगे। मिक्स्ड इकोनॉमी क्या होता है, जो दोनों को मानकर चलती है। जैसे कि इसके अंदर हमारे भारत का एग्जांपल बहुत अच्छा है। इंडिया की जो इकोनॉमिक सिस्टम है वो मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम है। तो हर एक कंट्री की हर एक अलग अलग इकोनॉमिक सिस्टम होती है, ठीक है। एक तो प्राइवेट सेक्टर के ऊपर ज़्यादा फोकस करता है, या फिर एक प्राइवेट सेक्टर के हैंड में ज़्यादा पावर होती है, एक स्टेट गवर्नमेंट के हैंड में पावर ज़्यादा होती है, एक हमारा इंडियन है जो दोनों को लेकर चलता है। नेक्स्ट आता है इकोनॉमिक पॉलिसी। इकोनॉमिक पॉलिसी की बात की जाए तो पॉलिसी जितनी भी है, चाहे वो कंपनी से रिलेटेड हो, कंज्यूमर से रिलेटेड हो, कंपटीशन से रिलेटेड हो, और चाहे हमारी मॉनेटरी पॉलिसी हो, फिजिकल पॉलिसी हो, एक्सपोर्ट इंपोर्ट से रिलेटेड पॉलिसी हो, किसी भी तरह की पॉलिसी है, किसी भी तरह की पॉलिसी है, टैक्स के रिगार्डिंग की भी सभी जगह की पॉलिसी, वो भी डिसाइड करती है किस मार्केट में क्या इन्फ्लेशन हो रहा है, क्या डिफ्लेशन हो रहा है। अब मान लीजिए मैंने आपको यहाँ पे एग्जांपल दिया बैंक रेट का, ठीक है। बैंक रेट मॉनेटरी पॉलिसी है। अब बैंक रेट जैसे ही आपकी इंक्रीज हो जाएगी, ये पॉइंट आप मॉनेटरी पॉलिसी वाले पॉइंट में भी पढ़ेंगे, है ना, इकोनॉमिक्स में भी पढ़ते हैं आप, है ना। तो जैसे ही बैंक रेट आपकी बढ़ जाएगी तो क्या कमर्शियल जो बैंक वाले हैं, कमर्शियल बैंक वाले लोगों से वैसे ही ना रेट चार्ज करेंगे। मान लो आरबीआई ने हाई रेट से इंटरेस्ट रेट चार्ज किया, मान लीजिए 12% से इंटरेस्ट रेट चार्ज किया, उनको पैसा दिया, तो क्या आरबीआई उससे कम देगी, सॉरी कमर्शियल बैंक उससे 10% दे देगी लोन? बिल्कुल भी नहीं देगी बेटा, वो तो 14% पे देगी, है ना। तो क्या है कि हर बार पॉलिसी
बैलेंस बनाने के लिए लाई जाती है और वो पॉलिसी का फ़ायदा किसी के लिए अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर सकता है, किसी के लिए थ्रेट क्रिएट कर सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो क्या लिखा है, पॉलिसी आर फ्रेम बाय द गवर्नमेंट। पॉलिसी किसके द्वारा बनाई जाती है? गवर्नमेंट के द्वारा बनाती है। दीज आर इस्टेब्लिश्ड रिलेशनशिप बिटवीन द बिजनेस एंड द गवर्नमेंट। ये बिजनेस और गवर्नमेंट के बीच में एक रिलेशनशिप बनाती है। पॉलिसी इफेक्ट में भी फेवरेबल एंड अनफेवरेबल। पॉलिसी क्या है, इफेक्ट डालती है, या तो फेवरेबल होगा या अनफेवरेबल होगा। पॉलिसी में भी ग्रांट सब्सिडी, आपको सब्सिडी भी प्रोवाइड कर सकते हैं, जैसे कि फार्मर्स को मिलती है सब्सिडीज़ मिलती है। हाँ, जैसे कि हमें नॉर्मल हर एक पर्सन को सिलेंडर के ऊपर सब्सिडी मिलती है। तो ये क्या है, पॉलिसी है, सब हर एक के ऊपर हर एक को इफेक्ट कर रही है। टैक्स की हॉलीडे मिल रही है, ठीक है, कंसेशंस मिल रहे हैं इन एक्सरसाइज ड्यूटी के अंदर, मतलब कि कोई भी छूट मिल रही है। अब नॉर्मल सी बात है, अगर आप डोनेशन करते हुए ऐसे सेक्टर में जहाँ पर जैसे आपके जैसे कि कहीं किसी जैसे कि अब बादल फट जाते हैं, बाढ़ आ जाती है, ट्रेन का एक्सीडेंट हुआ था, तो ऐसी सिचुएशन में जब आप डोनेशन करते हैं ना, तो उस वाली अमाउंट पे टैक्स की पेमेंट नहीं करनी पड़ती। तो इस तरह की कुछ एक पॉलिसी बनाई गई है। तो उनका भी वो क्यों बनाई गई है कि आपके बिजनेस के अंदर थोड़ा सा फ़ायदा हो जाए, क्योंकि बहुत सारे बिजनेसमैन होते हैं जो इन ऐसे प्लेस पर क्या करते हैं, डोनेशन करते हैं। ठीक है, टेम्पल्स के बनवाने, जो मंदिर मस्जिद जो गिरजाघर होते हैं, इनको बनवाने में भी क्या करते हैं, डोनेट करते हैं, उनके ऊपर भी क्या है, टैक्स नहीं लगता। तो कुछ एक ऐसी पॉलिसी बनाई गई है। पॉलिसी जैसे कि आपकी यहाँ पर मॉनेटरी पॉलिसी है, फिजिकल पॉलिसी है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट पॉलिसी है, इंडस्ट्रियल पॉलिसी है, हर तरह की पॉलिसी है। ठीक है, ये बनाई गई है डिफरेंट और हर एक का इफेक्ट अलग अलग सब बिजनेस पर पड़ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट इकोनॉमिक पार्ट कौन सा है, कंपोनेंट क्या है, इकोनॉमिक कंडीशन। इकोनॉमिक कंडीशन को मेंटेन करने के लिए गवर्नमेंट काफ़ी सारे तरह की पैतरे अपनाती है ना। जैसे कि अगर बूम आ गया, इसकी ऐसी सिचुएशन आ गई जहाँ पर हमारी इंप्रूवमेंट हो रही है, जहाँ पर आपकी इकोनॉमिक बढ़ रही है, क्या है, एसेट्स के प्राइस बढ़ रहे हैं, बिजनेस ज़्यादा से ज़्यादा फैल रहे हैं। तो बूम का मतलब क्या है कि बहुत अच्छी सिचुएशन आना जहाँ पर आपकी मार्केट के अंदर आपकी कंपनी के शेयर्स इंक्रीज हो रहे हैं। पर डिप्रेशन की बात करें, जस्ट इसके अपोजिट कि आपके मार्केट के शेयर क्या हो रहे हैं, फॉल हो रहे हैं। इसके जस्ट अपोजिट एडवर्सली इफेक्ट डाल रहे हैं ना ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर, उसकी इमेज के ऊपर। ठीक है, तो यही बात होती है। जो इसके अंदर क्या क्या इंक्लूड होते हैं, इनकम लेवल इंक्लूड होता है, डिस्ट्रीब्यूशन होता है, इनकम होता है, इन्वेस्टमेंट एंड सेविंग, कि आप कितना पैसा इन्वेस्टमेंट में यूज़ कर रहे हैं, कितना पैसा आप सेविंग में यूज़ कर रहे हैं, डिमांड एंड सप्लाई। ये सभी चीज़ें इकोनॉमिक कंडीशन है कि हमारे इकोनॉमिक की क्या सिचुएशन चल रही है। अब देखो G20 क्यों ऑर्गेनाइज किया गया था। भारत एक डेवलपिंग कंट्री है, इस डेवलपिंग कंट्री के अंदर कुछ और नया लेके आए। जो डेवलप्ड कंट्री है वो हमारे भारत में आई थी, उनका मीटिंग हुआ। अब देखो यहाँ पर G21 कहेंगे, क्योंकि एक और कंट्री भारत के मीटिंग यहाँ पे G20 ऑर्गेनाइज होने के बाद एक और कंट्री यहाँ पर ऐड हो चुकी है। तो ये क्या है, किसी भी कंट्री की सिचुएशन को इम्प्रूव करने के लिए कोई भी सिस्टम अप्लाई किया जाए। ठीक है, ये हो गया हमारे पास इकोनॉमिक इन्वायरमेंट। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास इकोनॉमिक पॉलिटिकल इन्वायरमेंट। पॉलिटिकल इन्वायरमेंट समझते हैं। देखो एग्जाम्पल के तौर पर हर 5 साल के अंदर इलेक्शन होते हैं बेटा, है ना। इलेक्शन होते हैं हर 5 साल के अंदर, एवरी 5 ईयर, राइट। हर 5 साल के अंदर सरकार को जो पॉलिटिकल पार्टीज है ये पर्सन चेंज होते हैं। कभी बीजेपी आ रही है तो कभी कांग्रेस आ रही है, कभी AAP आ रही है, वो है ना, ऐसा कुछ है ये मेरे हिसाब से। ठीक है, तो क्या है, हर बार गवर्नमेंट इलेक्शन कर रही है, 5 साल के बाद पार्टी चेंज हो रही है, गवर्नमेंट सरकार चेंज हो रही है, पॉलिटिकल लीडर चेंज हो रही है। जैसे ही पॉलिटिकल लीडर चेंज होंगे वैसे ही क्या होंगे, वैसे ही उनके द्वारा अप्लाई की गई पॉलिसीज वो भी डिफरेंट होगी, क्योंकि सबका माइंड ऑफ थिंकिंग, जो भी स्टेट ऑफ माइंड सबका अलग अलग होता है, सबकी सोचने के तरीके अलग अलग होते हैं। कोई कुछ किसी तरीके से अपना अप्लाई कर रहा है, कोई कुछ तरीके से अप्लाई कर रहा है, तो सबकी थिंकिंग पावर क्या होती है, अलग अलग होती है। कोई सोचता है कि ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किस में जाने चाहिए, पब्लिक सेक्टर के अंदर हमें कंट्रीब्यूट करना चाहिए। कोई सोचता है कि ज़्यादा से ज़्यादा हमारा प्राइवेट सेक्टर में होना चाहिए। तो ये सारा का सारा गवर्नमेंट जो ये लीडर होता है ना, उसके ऊपर डिपेंड करता है।
तो जैसे ये गवर्नमेंट लीडर डिसाइड करेगा वैसे ही हमारे बिजनेस के ऊपर भी फैक्टर्स अफेक्ट करेंगे। जैसे कि अब ऐसे क्या है, गवर्नमेंट लीडर ही डिसाइड करेगा कि कौन से सेक्टर ऐसे हैं जो पब्लिक सेक्टर के लिए होने चाहिए। जैसे कि आपको पता होगा जो डिफेंस का है, मिलिट्री का है, हेल्थ एजुकेशन का है, हेल्थ का है, ये बहुत सारे ऐसे सेक्टर हैं जो मोस्टली हमारे गवर्नमेंट ऑपरेट करती है ना, और पॉलिसीज़ बनाती है, जो लॉज बनाती है, प्रोटेक्शन लॉ बनाती है, ये सारे के सारे कौन अप्लाई करते हैं? और पब्लिक सेक्टर के हाथ में होते हैं, गवर्नमेंट के हाथ में होते हैं। परंतु कुछ एक सेक्टर ऐसे भी है जो प्राइवेट सेक्टर में है। मीन्स कि एक एरिया डिसाइड कर दिया कि इस एरिया में ये वाले लोग काम करेंगे, इस एरिया में ये वाले लोग काम करेंगे। ये कौन डिसाइड करते हैं? ये पॉलिटिकल लीडर डिसाइड करता है। और ये कैसे डिसाइड करेगा? इसकी थिंकिंग पावर, उसकी विजन पावर, ये इसके ऊपर डिपेंड करेगा, है ना। तो जैसे ही ये गवर्नमेंट चेंज होती है वैसे ही वो लीडर चेंज हो जाता है। लीडर चेंज होते ही आपके बिजनेस, जैसा भी आपका बिजनेस है उस सभी के ऊपर वो क्या है, इफेक्ट डालता है, जैसे भी वो पॉलिसी लेके आता है ना। तो देखो क्या लिखा हुआ है कि पॉलिटिकल इन्वायरमेंट का क्या मतलब है। तो ड्यू टू द चेंज ऑफ द पॉलिटिकल लीडर के चेंज होने से डिफरेंट पॉलिसी एंड बेनिफिट्स आर इशू। अलग अलग तरह की पॉलिसी और अलग अलग तरह की बेनिफिट्स इशू किए जाते हैं, विच आर फेवरेबल एंड द अनफेवरेबल, जो कि फेवरेबल भी हो सकते हैं, जो कि अनफेवरेबल भी हो सकते हैं, राइट। अब देखो यहाँ पर देखो क्या लिखा हुआ है, पॉलिटिकल आइडियोलॉजी ऑफ द गवर्नमेंट, उसकी थिंकिंग पावर, वो किस तरीके से सोच रहे हैं। ये जो व्यक्ति है, जो लीडर सेलेक्ट किया है, उसकी थिंकिंग पावर कैसी है, ठीक है, उसका विजन कैसा है, फ्यूचर में अचीव होने वाले जो गोल हैं वो कैसा है, टूवर्ड्स कैसी, इकोनॉमिक्स की तरफ, सोसाइटी की तरफ, ठीक है। अगर उसका विजन बहुत अच्छा है तो नॉर्मल सी बात है, सबके लिए, सबको लेकर चलने की भावना है तो नॉर्मल सी बात है वो सबको प्रॉफिट जनरेट करके देगा, सबके लिए फेवरेबल कंडीशन जनरेट करेगा, है ना। एग्जाम्पल के तौर पर, व्हाट टाइप ऑफ द बिजनेस एक्टिविटी शुड बी द कंट्री हैव, व्हाट एरिया शुड बी ओपन आर प्राइवेट सेक्टर एंड द पब्लिक सेक्टर। मीन्स कि किस तरह का बिजनेस ऑपरेट करना चाहिए, किस तरह की का हमारे पास, मीन्स कि किस एरिया के अंदर को किस तरह के सेक्टर होंगे। जैसे कि अपना हेल्थ है, एजुकेशन है, ट्रांसपोर्ट है, इलेक्ट्रिसिटी है, जैसे बिजली विभाग होता है हर एरिया के, जैसे दक्षिणी विभाग है, उत्तरी विभाग है, साउथ विभाग है, हर एक एरिया का आप कभी बिजली का बिल देखोगे ना तो ऊपर उसके ऊपर लिखा मिलेगा, है ना। तो डिफेंस है, मिलिट्री है, इन्वायरमेंट है, प्रोटेक्शन लॉज है, फूड है, जो आपको राशन मिलता है ना डिपो में से। तो ये क्या है, ये सारे के सारे गवर्नमेंट डिसाइड करते हैं कि क्यों, कि किस काम, कोई काम किस साथ में है, कोई काम किस साथ में है, ठीक है। What area entry for the foreign companies is allowed? What area is reserved for the general OBC, ST and SC, PWD, DV? मीन्स कि ये भी साथ में डिसाइड किया गया है कि किस एरिया में बाहर की कंट्रियाँ यहाँ पर आकर इन्वेस्ट कर सकती है। फॉरेन एरिया भी क्या कर रखा है, डिसाइड कर रखा है, ठीक है। साथ साथ आपने ये भी देखा होगा गवर्नमेंट ने जब कोई भी पोस्ट निकालती है, वैकेंसीज निकालती है, तो ये डिसाइड करते हैं कि किस कास्ट के लिए कौन कितनी पोस्टेज हैं। तो ये सब ऑलरेडी प्री डिसाइडेड होता है, ठीक है। पॉलिटिकल विच इज स्टेबल, ऑनेस्ट एंड एफिशिएंसी, डायनामिक एंड रिलेटिव टू द गवर्नमेंट विद द अदर कंट्रीज। कहने का मतलब, अगर पॉलिटिकल लीडर्स लगातार, अब देखो आपको भी पता है कि पिछले प्रीवियस काफ़ी सालों से एक ही सरकार चलती आ रही है ना। ये भी डिपेंड करता है कि आपकी सरकार कैसी है, आपका जो लीडर है, जो लीड कर रहा है, हमारे पूरे भारत को लीड कर रहा है, वो ऑनेस्ट है। तो ये सब चीज़ आपके लीडर के ऊपर डिपेंड करती है। अगर आपके लीडर के दूसरे देशों के साथ अच्छे संबंध है तो नॉर्मल सी बात है, अपने बिजनेस के अंदर जो फॉरेन कंट्रीज़ के इन्वेस्टर्स होंगे उन्हें इन्वेस्ट करने में थोड़ा सा और आसानी होगी। अगर आपका फ्रेंडली रिलेशन है किसी दूसरी कंट्री के साथ तो क्या होगा, फेवरेबल रिलेशनशिप, फेवरेबल कंडीशन है आपके लिए। हेल्प टू रिड्यूसिंग द, क्योंकि अगर दूसरी कंट्री के साथ, एग्जाम्पल के तौर पर अब यहाँ पर देखो, ये है इंडिया, ये है इंडिया और ये है यूएसए, ठीक है। इंडिया का संबंध यूएसए के साथ अच्छा है, ठीक है। तो नॉर्मल सी बात है, अगर अच्छा रिलेशन है, अगर इन केस ये यहाँ से सामान मंगवाता है तो ये क्या है, लेस चार्ज करेगा। किसी भी तरह का टैक्स हो गया, सामान को इधर से उधर लेके जाने में थोड़ा टैक्स लगता है, ठीक है। या फिर किसी भी तरह की इंफ्रास्ट्रक्चर की फैसिलिटी है वो अच्छी प्रोवाइड करेगा। मतलब एक रिलेशनशिप के ऊपर डिपेंड करते हैं। अगर पॉलिटिकल लीडर्स का अच्छा रिलेशन है तो कहीं ना कहीं एक हमारे जो पूरी कंट्री को एक अच्छा रिस्पॉन्स देते हैं, ठीक है, दूसरी कंट्री वाले।
पॉजिटिव थिंकिंग है, हेल्थी एटीट्यूड है, तो कहीं ना कहीं हर चीज़ मतलब कि एक लीडर की क्वालिटी जो हम लीडर वाले चैप्टर में पढ़ेंगे ना, एक लीडर की क्वालिटी में बहुत लीडर की क्वालिटी पूरे भारत के लिए अपॉर्चुनिटी भी क्रिएट कर सकता है और एक थ्रेट भी क्रिएट कर सकता है। ठीक है, जैसे कि जापान एक टेक्नोलॉजी में बहुत आगे है। ठीक है, अगर जापान के साथ हमारे अच्छे रिलेशनशिप है तो वो टेक्नोलॉजी हम भी अडॉप्ट कर सकते हैं, अगर अच्छी रिलेशनशिप नहीं है तो टेक्नोलॉजी अडॉप्ट नहीं कर सकते। मीन्स कि टोटली डिपेंड करता है कि एक लीडर की आइडियोलॉजी कैसी है, कैसा वो सोचता है, ठीक है, वो कैसा है, ऑनेस्ट है, एफिशिएंट है, ठीक है, और दूसरे देशों के साथ उसका रिलेशनशिप कैसा है, और उसकी थिंकिंग पावर, उसकी हेल्थी एटीट्यूड कैसा है। ये सभी के सभी फैक्टर्स आपके बिजनेस के ऊपर इफेक्ट डालते हैं, क्योंकि वो उसी तरह की पॉलिसी बनाएगा। राइट, चलिए जी, सोशल कल्चर इन्वायरमेंट की बात की जाए तो सोशल कल्चर इन्वायरमेंट किससे बिलोंग करते हैं? देखो, कोई भी बिजनेस है किससे बना है? आसपास की सोसाइटी से के अंदर सस्टेन करता है। अब ये देखो, ये सोसाइटी है, ये पूरी बड़ी सोसाइटी है, कहीं ना कहीं आपने इनके बीच में बिजनेस सेट कर रखा है। ठीक है, तो सोसाइटी बिजनेस जो है टोटली इफेक्ट कहाँ से होता है? सोसाइटी से होता है। और सोसाइटी से क्या क्रिएट होता है? इन्वायरमेंट क्रिएट होता है ना। तो इसलिए क्या कहते हैं कि बिजनेस इज अ इंटीग्रल पार्ट ऑफ द सोसाइटी। बिजनेस इन्फ्लुएंस एक्सरसाइज बाय द सर्टेन सोशल एंड कल्चर फैक्टर विच आर बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ द बिजनेस यूनिट। कई बार आपने देखा होगा, बहुत बार देखा होगा कि जो सोशल और कल्चर फैक्टर्स होते हैं ना, जिनकी वजह से हमारे बिजनेस एक्सरसाइज किए जाते हैं। क्यों? क्योंकि कुछ एक ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो आपके कंट्रोल से बाहर होते हैं। कुछ एक जैसे धर्म के अंदर ऐसा होता है कि वो उस काम को करते नहीं हैं, है ना। जैसे एग्जाम्पल मैंने बहुत लिखे हुए हैं। देखो, सबसे पहले शेप द थॉट एंड बिहेवियर पैटर्न ऑफ द मेंबर ऑफ द सोसाइटी। तो कल्चर क्या होता है कि जो बिहेवियर, जो उनके मेंबर के सोसाइटी के पैटर्न को बताता है कि सोसाइटी में इस तरीके के काम होते हैं। इन सबको शेप देने किसकी वजह से हो रहा है कि हमारे कल्चर में ऐसा होता है। ठीक है, जैसे कि जैन रिलीजन के अंदर क्या होता है, वे किसी भी ऐसे फंक्शन में काम नहीं करेंगे जहाँ पर लेदर इंडस्ट्री होंगी, सिगरेट की होंगी, वाइन की होगी, सी फूड बिजनेस होगा, वो उस एरिया के अंदर काम नहीं करते जैन रिलीजन वाले। दैट्स अ फैक्ट। अगर मैं इस्लाम रिलीजन की बात करूँ तो वो किस काम को नहीं करते हैं? प्रोहिबिटेड मनी लैंडिंग एंड द पेमेंट ऑफ द एक्सेप्ट ऑफ द इंटरेस्ट। राइट, कि वो ऐसे काम में कभी भी मतलब अपने आप को इन्वॉल्व नहीं करेंगे जहाँ पर लैंडिंग का काम किया जाएगा, पैसे को उधार दिया जा रहा है या फिर इंटरेस्ट की पेमेंट की जा रही है, ऐसे काम में नहीं इन्वॉल्व होते। ठीक है, तो ये भी कई बार ऐसा होता है, कुछ रिलीजन्स रिस्ट्रिक्ट करते हैं काफ़ी सारे फॉलोवर्स मीन्स की एम्प्लॉयज़ को किसी पर्टिकुलर टाइप के बिजनेस को करने के लिए। समझ पा रहे हैं? ये जस्ट एक एग्जाम्पल है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, फैमिली सिस्टम होते हैं। पहले फैमिली क्या होती थी? जॉइंट फैमिली होती थी। पहले एक ही घर के अंदर काफ़ी सारी फैमिली रहती थी। जैसे कि पापा है, पापा के 3 बच्चे हैं और उनके भी आगे फैमिली है, वो सारी की सारी एक साथ रहती थी। तो इट्स नॉर्मल कि जो जैसे कपड़े धोने की मशीन है तो एक ही यूज़ हो रही है, टीवी है, पूरी फैमिली इकट्ठा मिलकर देख रही है। तो क्या है, अब पहले ये जॉइंट फैमिली थी, अब क्या हो रही है? ये न्यूक्लियर फैमिली हो रही है, सिंगल फैमिली हो रही है। तो डिमांड एक पर्टिकुलर गुड्स की क्या हो रही है? बढ़ती जा रही है। तो यहाँ पे देखो जॉइंट फैमिली है, अब क्या हो रही है? स्मॉल फैमिली या फिर न्यूक्लियर फैमिली में क्रिएट हो रही है। तो जिसके कारण जो डिमांड है वो गुड्स की डिमांड क्या है? इंक्रीज। तो हर एक की डिमांड क्या है? इंक्रीज डिक्रीज हो रही है अकॉर्डिंग टू देयर फैमिली साइज। अब देखो डिमांड इंक्रीज हो रही है टीवी की, तो टीवी के मैन्युफैक्चर का जो प्रोडक्शन है वो इंक्रीज होगा। तो कहीं ना कहीं इनका सिस्टम, इनकी सोसाइटी, कल्चर, ये सभी आपकी बिजनेस को इफेक्ट करती है। डिफरेंट लैंग्वेज है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, डिफरेंट लैंग्वेज अडोप्ट की जाती है। जैसे कि एडवर्टाइजमेंट है, आर डब्ड इन अ डिफरेंट लैंग्वेज। अब एक मैसेज पहुंचाना है ना। अब इतनी भाषाएं हैं, जितने अपने राज्य हैं उतनी भाषाएं हैं भारत के अंदर। तो क्या है, डिफरेंट लैंग्वेज के हिसाब से डिफरेंट हमें एडवर्टाइजमेंट दे रही है, तो उतना ज़्यादा खर्चा हो रहा है। क्या पता किस लैंग्वेज के अंदर हमें कैसे बोलना पड़े, क्या पता किस लैंग्वेज में हमें कैसे एडवर्टाइजमेंट करने पड़े, है ना। वैल्यू है, वैल्यू की बात की जाए तो एसोसिएटेड विद द कंजप्शन ऑफ द पर्टिकुलर गुड्स। जैसे कि कहीं किसी ऐसे सोसाइटी के अंदर, किसी ऐसे कल्चर के अंदर वाइन, विस्की, नॉन वेजिटेरियन फूड्स को एक्सेप्ट किया जाता है, मतलब कि उसको अपनाया जाता है ना।
बट कुछ एक ऐसे कल्चर में ऐसा होगा, कुछ एक ऐसे रिलीजन्स में ऐसा होगा कि इनको नहीं एक्सेप्ट किया जाता। तो ये टोटली डिपेंड करता है इन वैल्यूज़ के ऊपर। तो जहाँ पर एक्सेप्ट किया जाता है वहाँ पर उनकी प्रोडक्शन ज़्यादा होगी, उनकी सेल ज़्यादा होगी, वहाँ पर बिजनेस, वहाँ पर ग्रोथ अच्छा कर सकते हैं। और जहाँ पर इनको एक्सेप्ट नहीं किया जाता है वहाँ पर इनको इट्स नॉर्मल कि वहाँ पर बिजनेस ही नहीं होगा उसका। समझ पा रहे हैं? तो मैं इसकी कल्चर भी कहीं ना कहीं एक बिजनेस की ग्रोथ को इफेक्ट करते हैं। ठीक है, ये एक एग्जाम्पल है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है आपका टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट। टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट की बात की जाए तो ऐसा इन्वायरमेंट जहाँ पर हर बार क्या हो रही है, अपडेशंस हो रही है टेक्नोलॉजी में। आपके आज के टाइम को देखकर और पहले के टाइम को देखकर और आने वाले टाइम को देखा जाए तो बहुत डिफरेंस मिलेगा। क्या पहले इतना ज़्यादा कंप्यूटर का यूज़ होता था? अब पहले जैसे था, पढ़ाई भी कैसे होती थी, तख्तियों पे होती थी, स्लेट बत्ती पे होती थी, फिर आई पेन पेंसिल, फिर आई हमारे पास ये ब्लैक बोर्ड, वाइट बोर्ड, देन अब डिजिटल ही चल रहा है। अब फिर क्या है, प्रोजेक्टर्स पे काम चल रहा है। तो क्या है, ये चेंज आता जा रहा है, कंटिन्यूस लेवल पे अपग्रेडेशंस हो रही है, टेक्नोलॉजी का इतना इंप्रूवमेंट हो रहा है, मतलब इतना यूज़ हो रहा है कि जो प्रीवियस नॉलेज थी ना लोगों की, उसको अपडेट करना ज़रूरी है। अगर आप अपडेट नहीं करेंगे मार्केट में सर्वाइव नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो टेक्नोलॉजी इन्वायरमेंट क्या कह रहे हैं कि साइंटिफिक इंप्रूवमेंट एंड द इनोवेशन रिलेटिंग टू द वेरियस बिजनेस एक्टिविटी। बिजनेस एक्टिविटी के अंदर साइंटिफिक कुछ नया आना, इंप्रूवमेंट आना, कुछ नई तकनीकें आना, उसको बात की जा रही है। ठीक है, तब यहाँ पे देखो सेकंड पॉइंट क्या कह रहा है कि टेक्नोलॉजी इज अ मोस्ट ड्रामेटिक फोर्सेज शेपिंग द डेस्टिनी ऑफ द पीपल ऑल ओवर द वर्ल्ड। बहुत चेंज हो चुका है। जैसे कि कुछ एक चीज़ आपको ऐसे लग रहा हो कि वो खतरनाक हो सकती है, ये कुछ एक ऐसा लग सकता है कि कुछ एक मतलब कि अच्छा है, कुछ एक खतरनाक लग सकती है, बट कुछ एक मिक्सचर हो सकती है। जो अच्छा है, जैसे कि पहले सर्जरी की जाती थी। पहले सर्जरी जैसे कि आप हॉस्पिटल्स के अंदर जाते थे, आप उसको देख नहीं पाते थे, है ना, कि इसके अंदर क्या है, कैसे है। अब इतनी टेक्नोलॉजी आ गई है, विदाउट आप चीर फाड़ किए हम उस चीज़ को जो भी बीमारी है उसको हम बाहर निकाल सकते हैं, है ना। अब उसको ये भी देख सकते हैं कि मशीन के द्वारा कि ये कहाँ चीज़, किस हमारे बॉडी के अंदर क्या चीज़ है, राइट। बट टेक्नोलॉजी के अंदर थ्रू ही हम देख पाए ना, ये अच्छा चमत्कार है। जैसे कि ओपन हार्ट सर्जरी कर रहे हैं हम, है ना, किडनी ट्रांसप्लांटेशन हो रही है, ठीक है, बर्थ कंट्रोल पिल्स हो रही है। तो ये क्या है, अच्छी चीज़ है, बट इससे एक खतरनाक चीज़ भी क्रिएट हो सकती है। जैसे कि हाइड्रोजन बम बना सकते हैं, मिसाइल बना सकते हैं। मतलब कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी का जितना बेनिफिट है उतना ही क्या हो रहा है हमारे लिए एक डेंजर की बात भी, और ये दोनों भी है। तो इट्स टोटली डिपेंड अपॉन द पर्सन कि किस तरीके से वो लेके जा रहे हैं। टेक्नोलॉजी चेंज होने के कारण हमारे प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने का तरीका चेंज हो रहा है, सर्विस देने का तरीका चेंज हो रहा है। अब पहले क्या था, देखो पेमेंट सभी को पता है, पहले पेमेंट कैसे रिसीव करते थे हम, कैश में रिसीव करते थे, है ना। और इससे पहले क्या था, बार्टर सिस्टम था। कैश तो मनी तो थी ही नहीं कि गेहूं के बदले चावल ले लो, जिसके पास चावल है चावल के बदले आप गेहूं ले लो, ये बार्टर सिस्टम था। फिर आया कैश सिस्टम, अब आ गया ऑनलाइन, जिसके अंदर पेटीएम है, गूगल पे है ना, यूपीआई है, ठीक है, भीम ऐप है। ये सभी क्या हो रहे हैं, टेक्नोलॉजी इतनी चेंज हो रही है, सर्विस देने का तरीका चेंज हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे लाइफस्टाइल चेंज हो गया, लिविंग कंडीशन चेंज हो गया। अब देखो बाहर देशों में क्या हो रहा है, रोबोट खाना सर्व कर रहे हैं, है ना, रोबोट खाना क्या कर रहे हैं, सर्व कर रहे हैं। तो ये टेक्नोलॉजी ही चेंज है। फास्ट चेंज इन द ऑर्गेनाइजेशंस आल्सो क्रिएट द प्रॉब्लम फॉर द एंटरप्राइजेज एज दे आर रेंडर प्लांट एंड देयर इज अ प्रोडक्ट ऑब्सोल्यूट क्विकली। कहने का मतलब कि अगर जो आपने अभी कोई प्रोडक्ट 2021 में कोई प्रोडक्ट बनाया था, 2023 में फिर एक नई आ गया है बनाने, अच्छे तरीके से और इनोवेटिव तरीके से हम प्रोडक्ट बना सकते हैं। जो आपने पहले मशीन सेट की थी, नॉर्मल सी बात है, वो ख़राब हो गई इस हिसाब से, क्योंकि नई मशीनरी फिर आ गई है। तो इस तरीके से ज़्यादा जल्दी फास्ट लेवल से अगर टेक्नोलॉजी आएगी तो नॉर्मल सी बात है, एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए, एक एंटरप्राइजेशन के लिए प्रॉब्लम तो वो क्रिएट करेगी ही करेगी। इज इट क्लियर? नेक्स्ट आ जाता है नेचुरल फिजिकल एंड द नेचुरल इन्वायरमेंट या फिर फिजिकल इन्वायरमेंट। नेचुरल इन्वायरमेंट कैसे बात की जाती है, एकदम से भूकंप आ गया, लैंडस्लाइड हो गया, साइक्लोन आ गया, ठीक है, ड्रॉट आ गया, किसी भी तरह का मतलब ऐसा फैक्टर जिसके ऊपर आप इसके ऊपर कंट्रोल कर सकते हैं। बादल फट जाते हैं, इतनी हैवी रेन हो जाती है, पूरा बाढ़ की तरह हो जाता है ना, तूफान इतनी तेज़ से आता है, पेड़ गिर जाते हैं, ये इसके ऊपर आपका कंट्रोल है? बिल्कुल भी नहीं।
जिस एरिया में इस तरह के ग्राफिकली या फिर ऐसे इन्वायरमेंटल फैक्टर्स आते हैं, क्या उस एरिया में फिर बिजनेस अच्छे से कर पाएंगे? बिल्कुल भी नहीं कर पाएंगे। ये सारे फैक्टर इसके अंदर आएंगे। क्या है कि जियोग्राफिकल एंड इकोलॉजिकल फैक्टर्स, नेचुरल रिसोर्सेज, वेदर क्लाइमेट में चेंज आना, ठीक है, कंडीशंस, पोर्ट फैसिलिटीज़, टोपोग्राफिकल फैक्टर्स, ये सभी क्या है आपके बिजनेस को बहुत ज़्यादा इफेक्ट करते हैं। ठीक है, क्या लिखा है कि क्लाइमेट है, वेदर कंडीशन है, एक सेकेंड, ठीक है, वेदर कंडीशन है, अफेक्ट द लोकेशन ऑफ द इंडस्ट्री। जैसे कि अब जहाँ पर इजीली अवेलेबल हो जाता है रॉ मटेरियल, ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा नहीं होता, ट्रांसपोर्टेशन में किसी भी तरह की प्रॉब्लम नहीं होती, तो आप क्या करोगे? जहाँ रॉ मटेरियल आसानी से मिल रहा है वहीं पे अपनी इंडस्ट्री सेटअप करोगे। यस या नो? यस मैम करेंगे। तो एग्जाम्पल के तौर पर जैसे टेक्सटाइल इंडस्ट्री है वो मोस्टली कहाँ होती है? महाराष्ट्र और गुजरात में, क्योंकि वहाँ पर उनका रॉ मटेरियल अच्छे से मिल जाते हैं। इसी तरह से जो आयरन और स्टील की इंडस्ट्री है वो कहाँ लोकेटेड होगी? नियर द रॉ मटेरियल रिसोर्सेज, जैसे कि बिहार और उड़ीसा के अंदर। शुगर इंडस्ट्री कहाँ लोकेटेड होगी? जहाँ पर शुगर केन होगा। शुगर कल्टीवेशन कहाँ पे सबसे ज़्यादा होता है? कटाई कहाँ पे होती है? गन्ने की, यूपी के अंदर होती है। फिश इंडस्ट्री की बात की जाए तो सी कोस्ट के पास होगी। एक्सपोर्ट इम्पोर्ट का कोई काम है, मीन्स कि सामान बाहर के देशों से अपने देश में आ रहे हैं, तो कहाँ पे होगा अपनी इंडस्ट्री? लोकेटेड नियर द पोर्ट, मीन्स कि जहाँ पर जहाज रुकते हैं। कहने का मतलब अपना ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा ना हो, किसी भी तरह की हर्डल क्रिएट ना हो, बीच में रास्ते में सामान खराब ना हो, इन सभी को कम करने के लिए हम क्या करते हैं? अपनी इंडस्ट्री को वहीं लोकेट कर लेते हैं जहाँ पर हमारा ये रॉ मटेरियल ईजिली अवेलेबल हो जाता है। ठीक है जी। डेमोग्राफिकल इन्वायरमेंट का मतलब होता है डायरेक्टली रिलेट करता है पॉपुलेशन से, मतलब कि जिस एरिया में वो पॉपुलेशन है उस एरिया के पॉपुलेशन को स्टडी करना कि उनकी एज क्या है, किस एज के ज़्यादा लोग रहते हैं, मिडल मैन है, उनकी इनकम लेवल की बात की जाती है, एजुकेटेड है, शादीशुदा है, मैरिटल स्टेटस देखा जाता है, मतलब कि सब आ जाता है डेमोग्राफिकल के अंदर एक पर्सन की फीचर के बारे में उस एरिया के। जैसे कि साइज ऑफ द पॉपुलेशन, कितने बड़े साइज की एरिया में रहती है। कई बार आपने देखा है कि रोड पे कई बार आप ये कहते हैं कि इस स्टेट में पर स्क्वायर गज में इतने इतने लोग रहते हैं, तो कहने का मतलब जहाँ पे ज़्यादा दूर दूर होंगे मतलब वहाँ पे पॉपुलेशन कम होगी, तो पॉपुलेशन कम है तो वहाँ पे बिजनेस सेटअप करना थोड़ा सा सर्वाइव करना मुश्किल होगा। वहाँ पे एज है, एजुकेशन लेवल है, फैमिली साइज है, स्ट्रक्चर है, अर्बन है, रूरल है, मैरिटल स्टेटस भी देख सकते हैं, इसके अंदर इनकम लेवल भी देख सकते हैं, हर चीज़ जो पर्सन से रिलेट करती है। ठीक है, ये थे आपके मैक्रो इन्वायरमेंट के फैक्टर जो कि आपको कंप्लीट हो चुके हैं, जिसके अंदर हमने डिस्कस किया इकोनॉमिक इन्वायरमेंट के बाद हमने पॉलिटिकल इन्वायरमेंट के बाद हमने सोशल कल्चरल इन्वायरमेंट, देन उसके बाद हमने किया इसके अंदर टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट, एंड देन टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट के बाद नेचुरल, एंड देन उसके बाद डेमोग्राफी, देन उसके अच्छा एक और रहता है हमारे पास। चलो इंटरनेशनल इन्वायरमेंट की बात और करते हैं। इंटरनेशनल इन्वायरमेंट की बात क्या है कि अगर किसी कंट्री का किसी दूसरी कंट्री के साथ अच्छे रिलेशनशिप है, मैंने अभी बताया था यूएसए और यूके का एग्जाम्पल लिया था, ये देखो याद है किसी सबको? इस कंट्री के साथ इसका अगर अपना अच्छा रिलेशनशिप है तो नॉर्मल सी बात है आप में इंपोर्ट एक्सपोर्ट करने में किसी भी तरह की दिक्कत नहीं होने वाली है ना। इसकी पॉलिसी हमारी इंडिया की पॉलिसी के साथ मैच कर रही है तो और अच्छी बात है। ये भी प्राइवेटाइजेशन को अच्छा सपोर्ट करता है तो बहुत अच्छी बात होगी। तो यही बात है इंटरनेशनल या फिर ग्लोबल। सम इंडस्ट्री डायरेक्टली डिपेंड अपॉन देयर इज इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट रिसेशन इन द फॉरेन मार्केट और द प्रॉब्लम पॉलिसी बाय द फॉरेन क्रिएट द डिफिकल्टी फॉर द, ये पता क्या कह रहे हैं? कई बार ऐसा होता है कि कुछ एक इंडस्ट्री, जब यहाँ पे मान लीजिए भारत के अंदर एक इंडस्ट्री है इंडिया के अंदर जिनका रॉ मटेरियल कहाँ से आता है? बाहर से आता है। ठीक है, रॉ मटेरियल बाहर से आता है, कहाँ से? मान लीजिए यूएसए से आता है। ठीक है, अब यूएसए के अंदर आ गई ये मंदी, रिसेशन हो गया, तो नॉर्मल सी बात है उनके गुड्स की वैल्यू क्या हो जाएगी? कम होगी, वहाँ पे सप्लाई कम होने लग जाएगी, डिमांड कम होगी, तो वो प्रोड्यूस ज़्यादा नहीं करेंगे, है ना। तो नॉर्मल सी बात है डिफ़िकल्टी हमें भी आएगी, राइट। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि इनके एक्सचेंज रेट में चेंज आ गया। एक्सचेंज रेट पता है क्या होता है कि इंडिया ने इसको पेमेंट करनी है जब ये इससे सामान देगा,
है ना। पहले इंडिया की पेमेंट का जो रेट, जैसे हमें आपको पता है ना कि इंडिया के अगर आपको डॉलर लेना है तो 82 रुपीज़ डॉलर हो चुका है। अगर आपको $1 लेना है तो आपको इंडियन रुपीज़ 82 रुपये देने पड़ेंगे। $1 की वैल्यू 82 रुपीज़ इंडियन है। तो इन केस एक्सचेंज रेट का मतलब है कि अगर ये 82 से कम होके 70 भी हो सकता है, ज़्यादा होके ये 88 भी हो सकता है। अगर 70 होगा तो इंडिया के लिए बेनिफिट है, बट अगर 88 हो गया तो इंडिया के लिए नुकसान है। तो ये सभी फैक्टर है कि जो जिनका डायरेक्टली डिपेंड करता है दूसरी कंट्रीज़ के ऊपर, इनके चेंज होने से, इनकी पॉलिसी, इनकी रूल रेगुलेशंस, ठीक है, इनके लॉज के अंदर कुछ भी चेंज आया तो डायरेक्टली हमारे इंडिया वालों के ऊपर इफेक्ट डालेगा। सम इंडस्ट्री डायरेक्टली डिपेंड अपॉन द इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट पे डिपेंड करती है। अगर रिसेशन आ गया इंडिया फॉरेन मार्केट के अंदर तो प्रोटेक्शन पॉलिसी बाय द फॉरेन क्रिएट किस में करिएगी, फॉर एक्सपोर्ट ऑफ द इंडियन इंडस्ट्री के अंदर। यूएसए से हम इंपोर्ट कर रहे हैं, यही बातें बार बार हो रही है, ठीक है। फास्ट डेवलपमेंट मीन्स देयर इज अ कम्युनिकेशन लाइक देयर इज अ इंटरनेट, फैशन, शो, ब्यूटी, कंट्रास्ट, ये सभी के अंदर लगातार चेंज होता जा रहा है। अब पहले 3G था, पहले 2G था, याद है किसी को, फिर 3G आया, फिर 4G आया, अब 5G आ गया है। तो क्या है, टेक्नोलॉजी इतनी चेंज हो रही है, दूसरे देशों में ये अडोप्ट की जा रही है, हमारे देश में भी ये अडोप्ट की जा रही है। तो ये क्या होगा, ड्यू टू देयर इज अ डिफरेंट पॉलिसी, डिफरेंट रूल रेगुलेशंस, इट्स क्रिएट अ डिफिकल्टी टू देयर इज अ ओवर ऑर्गेनाइजेशंस एंड ओवर इंडियन कंट्री। ओके, अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम करेंगे डीमोनेटाइजेशंस। अगर आपको ये नोट्स चाहिए तो ये नोट्स मिल जाएंगे आपको। व्हाट्सएप नंबर, ईमेल आईडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। अगर आप लेना चाहते हैं तो पर PDF आपको 9 रुपीज़ चार्ज किए जाएंगे, ठीक है। आप 9 रुपीज़ दीजिए और आप नोट्स अवेलेबल कर सकते हैं। अगर वीडियो का कंटेंट अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड सर्कल के अंदर, ठीक है। एग्ज़ाम बहुत अच्छा होगा, एग्ज़ाम की तैयारी बस अच्छे से करते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव ए नाइस डे।